बिछ गए सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी। ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। तो दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनकी ट्रक की सवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि राहुल इस वक्त अपने परिवार के पास शिमला गए हुए हैं और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त शिमला में ही हैं और राहुल गांधी भी शिमला के लिए दिल्ली से निकले तो चंडीगढ़ से अंबाला का रास्ता उन्होंने एक ट्रक से तय किया। ट्रक पर चढ़ते और ट्रक में सामने बैठे हुए राहुल गांधी की ये तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी हमारे स्क्रीन पर, इसमें इस ट्रक में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें और भी हैं जिसमें कि वो ट्रक पर चढ़ रहे हैं। वो सारी तस्वीरें इस चर्चा के दौरान आप सबके सामने पेश करेंगे हम। तो राहुल ने ट्रक ड्राइवरों से इस दौरान मुलाकात करके उनकी समस्याओं के बारे में जाना और एक गुरुद्वारे में बैठकर उन्होंने लोगों से बात करते हुए बहुत सारे सवाल उन लोगों से पूछे। उन सवालों का जवाब राहुल गांधी को मिले और जवाब जो है राहुल गांधी से भी सवाल पूछे गए, राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। तो ये यानी कि बातचीत का सिलसिला जो है वो ट्रक ड्राइवर्स या गुरुद्वारे में लोग जो आते हैं उनके साथ, एक ढाबे में बैठे राहुल गांधी, वहाँ भी बातचीत। तो ये तमाम बातें चंडीगढ़ से अंबाला के बीच में ये घटना घटी। ट्रक पर राहुल गांधी सवार हुए। ट्रक की सवारी से राहुल गांधी एक बार फिर नए सियासी रास्ते पर निकल गए हैं। ऐसे रास्ते पर हर जन नेता को जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में जन नेता अब वीआईपी कल्चर में रंगे हुए दिखते हैं। नेताओं को प्राइवेट विमानों या बड़ी गाड़ियों में देखने की लोगों को आदत हो गई है, मगर राहुल गांधी लगातार आम जनता के बीच उनकी वजह से ही और उनकी तरह से ही जाते रहे हैं और उनकी तस्वीरें हम देखते हैं। खासकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार कुछ वैसा ही कर रहे हैं जिससे वो लोगों के बीच अपने आप को कनेक्ट कर पाएं। कर्नाटक में लोकल बस और स्कूटी में उन्हें देखा गया था, आप याद कीजिए। कर्नाटक की वो तस्वीर भी जहां वो लोकल बस में महिलाओं के साथ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बस स्टॉप पे राहुल गांधी खड़े हैं, महिलाएं हैं, उसके बाद बस में बैठ रहे हैं राहुल गांधी। स्कूटी में भी राहुल गांधी को हम सब ने देखा, स्कूटी पर सवार राहुल गांधी। तो अलग अलग ढंग से राहुल गांधी को हमने देखा। दिल्ली के बंगाली मार्केट में आपने देखा होगा राहुल गांधी को, लोगों के बीच वो खाते पीते नजर आए। फिर वैसे ही मुखर्जी नगर में और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेस में छात्रों से मिलते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली में खाते हुए चांदनी चौक पर राहुल गांधी। फिर उसके बाद आप राहुल गांधी को आपने अलग अलग ढंग से देखा है, अलग अलग बिल्कुल। इन सब को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश भी की गई, मगर आम लोग इस राजनीति से अलग अपने बीच राहुल गांधी को देखकर खुश होते हैं। लोगों की यही खुशी 2024 में बीजेपी को शायद झटका दे सकती है। वैसे कर्नाटक हारने के बाद मोदी जी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आज की तस्वीर है सिडनी की, विदेश में, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, आप जानते हैं। और वहां उनके स्वागत की अलग अलग तस्वीरें भी आई। बीजेपी की आईटी सेल जो है वो प्रमोट भी कर रही है उन तस्वीरों को। कहीं कोई उनके पैर को छू रहा है, ये तस्वीर भी खूब प्रमोट की गई। कहीं उनके स्वागत में प्रवासी भारतीय महिलाएं गीत गा रही हैं, कहीं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इन सब तस्वीरों से ये साबित किया जा रहा है कि मोदी जी से बड़ा नेता कोई है ही नहीं। आज की तारीख में कोई नहीं है। पिछले 70 साल में 70 साल का जो राग है, उस 70 साल के राग में मोदी जी के सामने कोई दूसरा नेता टिकता ही नहीं है, ये बताने की कोशिश हो रही है। ये तो अब हम सब जानते हैं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनका ओहदा ऊंचा ही है और जब तक पीएम पद पर हैं तब तक ऊंचा रहेगा। और पीएम से रिटायर होने के बाद भी ऊंचे पद पे रहे ना रहे उस पद पे, लेकिन ओहदा तो ऊंचा रहेगा ही। रिटायर्ड पीएम तो कहलाएंगे ही। लेकिन बीजेपी को फिर भी इस ओहदे को ऊंचा साबित करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये आप सब देख रहे हैं। खैर,
इसलिए यहां सवाल उठता है दोस्तों कि क्या मोदी जी के मैजिक का जो हवा महल तैयार किया गया था वो दरकने लगा है। देश में हारे तो विदेश में जयकारे। जी हां, देश में हारे यानी कर्नाटक में हारे तो विदेश में जयकारे लगवाने की जरूरत बीजेपी को आखिर क्यों महसूस हो रही है। क्या 2024 को लेकर बीजेपी अब डरने लगी है और राहुल गांधी बीजेपी के इस डर को और बढ़ा रहे हैं। वो कब क्या कर दें, यानी राहुल गांधी कब क्या कर दें, इसका अनुमान ही बीजेपी नहीं लगा पाती है। बीजेपी ने तो यह भी नहीं सोचा था कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन उस यात्रा के असर को अब कर्नाटक में सबने देख लिया है। बाकी चुनावों पर भी इसका असर होगा ही, ये भी सब जानते हैं। और उसमें से अभी अभी आने वाले 3-4 महीने में जो चुनाव हैं उसमें वो तमाम राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 2 खास ऐसे राज्य हैं, और तेलंगाना, जहां से ये यात्रा गुजरी थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। और इधर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। शरद पवार भी मान रहे हैं, जी हां, एनसीपी के मुखिया शरद पवार वो भी मान रहे हैं कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के असर ने जीत में मदद की है। अब राहुल गांधी अमेरिका जाने वाले हैं। आज तारीख है 23 और 5 दिन बाद यानी 28 तारीख को राहुल गांधी अमेरिका में होंगे। तो वहां भी तय कार्यक्रम के अलावा राहुल क्या कुछ कर गुजरेंगे मालूम नहीं है। कुछ ना कुछ अलग करने की जो उनकी चाहत रहती है राहुल गांधी की, जैसे आज सुबह तस्वीर आई कि राहुल गांधी ट्रक पर सवार होकर के अंबाला पहुंच गए, वैसे ही क्या कुछ करेंगे ये पता नहीं। राहुल के ये अंदाज लोगों को तो बहुत पसंद आते हैं, मगर बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई है इससे। और बीजेपी की जो ये हालत खराब हो रही है उसका असर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज पे पड़ रहा है। और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त विदेश यात्रा करनी पड़ी। जापान तो मान लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी जो है वहां जाना क्या कहलाता है। सवाल तो बहुत हैं, इन सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही देखेंगे और समझेंगे कि क्या ट्रक पर सवार राहुल कांग्रेस को सत्ता की मंजिल तक ले जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि राहुल की ये नई सियासत क्या कुछ कहती है। राहुल गांधी की इस नई सियासत में क्या बीजेपी गुम हो जाएगी। आइए समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, सीधे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज नंदा जी। नीरज नंदा जी साउथ एशिया टाइम्स के एडिटर हैं। आपका स्वागत करता हूं नीरज नंदा जी। अब मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि बहुत 4.5 घंटा आगे है यहाँ से, इंडिया से, हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया, और सोने का टाइम हो गया है, लेकिन आपको हम तंग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय आपसे जरूर लेना चाहेंगे। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। शकील अख्तर जी, अभी उनका वीडियो सामने आया है, शकील अख्तर जी का भी स्वागत करता हूं फिर से। तो और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं खास कार्यक्रम में। और देखिए, खास हमारा कार्यक्रम इसलिए भी आज है क्योंकि नीरज नंदा जी सीधे मेलबर्न से जुड़े हुए हैं, और समझने की कोशिश फटाफट पहले कर लेते हैं इनसे, क्योंकि इनको जल्दी छोड़ेंगे, सोने का टाइम हो गया। हिंदुस्तान से बाहर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने भारत का सीना चौड़ा कर दिया है अपने 56 इंच की तरह। तो क्या ऐसा ही नजर आया आज सिडनी में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सीने को चौड़ा करने में या भारत को उस मुकाम तक पहुंचाने में, आज जो कुछ भी हुआ है वहां पे इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। हॉल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप चूंकि वहां हैं, वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं, इंडियन लोग क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनबरा पहुंचने वाले हैं, और कैनबरा से एक दूसरी तस्वीर आने वाली है जहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री
को भी दिखाया जाएगा। तो बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में। आपसे जरा समझना चाहता हूं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बैठ करके सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं या जो खबरें आती हैं वही पढ़ सकते हैं। फर्स्ट हैंड आपसे इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि क्या कुछ यहां हम समझे बैठ करके प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना क्या मायने रखता है हम यहां हिंदुस्तान के लिए। राजीव जी, आप मुझे सुन सकते हैं ठीक तरह? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर। राजीव जी, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से जो इंडियन डायस्पोरा है, जिनको भारत में लोग एनआरआई भी कहते हैं और कुछ लोग नॉन रिटर्निंग इंडियंस भी कहते हैं, वो उन लोगों में किस टाइप की बातचीत चल रही थी। मतलब पीएम मोदी के कल सिडनी में लैंड करने से पहले, तो जो मैंने एनालाइज किया, काफी मैंने इस पे रिसर्च करी, मैंने इस पे एक स्टोरी भी लिखी, वो ये थी कि 3 तरह के लोग हैं। और सबसे पहले ये बता दूं कि अराउंड इंडियन ओरिजिन के लोग ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 700,000 के आसपास हैं। थोड़े अधिक भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट रिसर्च अवेलेबल है। तो बहुत बड़ी संख्या है और हर शहर के अंदर है। और सबसे अधिक भारतीय लोग जो हैं वह मेलबर्न में है, उसके बाद सिडनी में और फिर अन्य शहरों में है। तो 3 तरह के लोग हैं भारत की राजनीति को लेके, खासतौर पे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के को लेकर। तो उसमें पहला जो ग्रुप है वो तो ये है कि भाई वो पीएम को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते हैं वो लोग, या वो ऐसी फैमिली से आए हुए हैं जिनका पहले संघ परिवार के साथ कोई कनेक्शन था, या इस टाइप का कुछ उनकी बीजेपी टाइप उन लोगों की थिंकिंग थी। एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है ये, मतलब आप कहीं भी जाएं आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा इस व्यू का बंदा। और सेकंड जो ग्रुप है वो है जो लोग अगेंस्ट है, मतलब जो संघ परिवार के अगेंस्ट है। और ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें एकेडमिक्स भी हैं, यूनिवर्सिटियों के लोग भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, कई तरह के लोग हैं इसके अंदर भी। और तीसरा है जो कि एक्चुअली में सबसे बड़ा ग्रुप है, दोज हु आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ भारतीय मूल के लोग सिर्फ भारत से नहीं आए हुए, यहाँ फिजी से भी आए हुए हैं, अफ्रीका से भी आए हुए हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं वगैरह। तो ये 3 तरह के की मतलब पॉलिटिकल जो कि है कि थिंकिंग है, तो उसको लेके। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि इस विजिट को लेकर क्वाड की कैंसिलेशन के बावजूद काफी गहमागहमी काफी टाइम से चल रही है। और एक ये भी है, एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे जाके, एक पॉइंट ये भी है उसके अंदर। तो आज जो रिसेप्शन हुआ है, क्योंकि मैं तो मेलबर्न में हूं, मैं सिडनी में नहीं हूं, बट मैंने काफी लाइव देखा उसको, और मेरे काफी मित्र वगैरह वहां पे थे मौजूद। तो उसमें 2-3 चीजों को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है या बातचीत चल रही है। तो एक तो ये है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंटनी एल्बनीज, उन्होंने मतलब वो भगवा रंग की टाई पहन रखी थी, मतलब। तो अब इस बात पे अटकलें लग रही हैं कि ये केवल एक कोइंसिडेंस था, या उन्होंने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए भगवा कलर की टाई पहनी। मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। अब कभी मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपने भगवा कलर की टाई क्यों पहनी है आपने। एक मतलब मैं उन पॉइंट्स पे जा रहा हूं जो कंटेंशियस बने हैं थोड़े थोड़े, मतलब। नंबर 2, एक अन्य जो मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि उस हॉल में जो ओलंपिक, जहां पे सिडनी ओलंपिक्स हुए थे इसमें 2000 के अंदर, यहाँ पे मैं भी गया था उसके अंदर, तो उसका ये एक हॉल है। तो वहां पे कितने लोग मौजूद थे, तो वहां पे जो एमसी थे वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि भाई 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग हैं, मतलब इसमें इस फंक्शन के अंदर जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। बट मैंने जो वेबसाइट देखी उस कैपेसिटी की, उसकी टोटल कैपेसिटी लिखी हुई है कि मैक्सिमम इज 21,000, मतलब। तो अब जब 21,000 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 25,000 तो हो ही नहीं सकते, मतलब जी। तो उससे या तो कम ही हो सकते हैं उसे। और कुछ मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी, आपने शायद देखी होंगी या दूसरी जगह देखी होंगी कि काफी सीटें ऊपर के जो हॉल्स हैं और ऊपर के जो रोज हैं उसमें खाली पड़ी हुई थी। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक चार्टर प्लेन मेलबर्न से गया था
जिसका नाम रखा था उन्होंने शायद मोदी एयरलाइंस से, तो वो गया था। तो उसमें कितने, उसमें 250-300 लोग गए हैं सिर्फ। तो अधिकांश लोग जो आज का जो रिसेप्शन था वो सिडनी के थे और शहरों के नहीं थे, और थोड़े दूसरे शहरों से भी लोग गए। और सिडनी में मेरे कुछ मित्रों ने मुझे ये भी बताया कि काफी लोगों ने आज छुट्टी भी ली थी वहां जाने के, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखने जा रहे हैं, पता तो वो अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते थे और वगैरह वगैरह। तो और वहां पे काफी कल्चरल प्रोग्राम रखे गए थे, और कोई 350 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको कांटेक्ट किया गया था और एक कोड नंबर दिया गया था जिसके थ्रू उसमें फ्री एंट्री, मतलब यहाँ पे कोई टिकट का कॉन्सेप्ट कुछ था ऐसे मैंने सुना। तो बट ये हुआ कि सारे फ्री थे और बसेस भी अरेंज हुई कई थे। तो मेरे लिए पूरा एक तंत्र जो है वो इसके पीछे लगा हुआ था कि इसको किसी भी तरह सक्सेस किया जाए। अब हमने एस्टिमेट ये लगाया है, थोड़ा ऊपर नीचे इसमें अप डाउन हो सकता है, वो ये कि इस रिसेप्शन में तकरीबन 10-11 हजार से ऊपर लोग नहीं हो सकते, मतलब क्योंकि जैसा कि देखने में अंदाजे से इतने साल मैंने भी रिपोर्टिंग की है, तो मैं भी दिल्ली में रैलीज वगैरह देखता था और अंदाजा लगाता था कि कितने, तो ऐसा लगता है जैसे अराउंड 50%, 49% ऐसे हॉल फुल था। तो अब 700,000 की पॉपुलेशन में अगर हम उसका अर्थमेटिक देखें तो ये 0.1% भी नहीं है। तो इसको एक कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं माना जा सकता। हालांकि सिडनी में इतने लोगों को जमा करना एक छोटी मोटी सक्सेस मानी जा सकती है, मतलब ऐसा जो है कि मेरे को लगता है। तो ये तो आज के रिसेप्शन की थी, और अन्य खबरें तो नॉर्मल खबरें हैं कि वहां पे काफी कल्चरल प्रोग्राम। ये देखिए सीटें, खाली सीटें आपको दिखाई देंगी जो आप दिखा रहे हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए जो ऑरेंज कलर की हैं। तो इसमें भी जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मुझे वहां भेजी है, ये हमारे मीडिया ग्रुप को भेजी है उन्होंने। तो मैंने उनको स्पेशली कहा था आप खींचना, मैंने ये सोचा था शायद फुल होगा सारा, मतलब बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो ये हमारे सामने है, रूबरू है हमारे सामने, बट इसको बहुत जबरदस्त एक एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक जन जो वहां पे गया वो प्रधानमंत्री मोदी या संघ परिवार या उनकी जो विचारधारा है उसका समर्थन करता है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को देखने के लिए गए थे। और ये भी मानना, आप जानते होंगे अजीत जी की ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे अधिक माइग्रेशन इस टाइम भारत से ही हो रही है। मतलब पहले एक जमाने में चीन से सबसे अधिक माइग्रेशन होती थी, तो अब भारत से ही हो रही है। तो उसमें न्यू माइग्रेंट्स नहीं है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को देखा नहीं है कभी पहले, तो वो देखना भी चाहते थे, और फ्री एंट्री थी तो कौन नहीं जाएगा उसमें, मतलब। और एक तरह का मेला टाइप है। अच्छा, अब एक इंसिडेंट आज और हुआ वहां पे, और वो ये है कि कोई 40 के करीब, अकॉर्डिंग टू न्यू साउथ वेल्स की जो पुलिस है उसके मुताबिक 40-45 के करीब, हो सकता है 10-12 आगे पीछे भी हो, में खालिस्तान के समर्थक ने येलो फ्लैग्स लेके उसके बाहर जो है जो वेन्यू है वहां पे रैली करी उन्होंने, खालिस्तान की जो भी उनकी डिमांड है, और वही लोग पहले रेफरेंडम वगैरह भी करवा रहे थे। तो उसको लेके उसके ऊपर पुलिस ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो यहाँ पे किसी का कोई भी विचारधारा हो या कोई भी डिमांड हो तो उसके लिए आप रैली करना का अधिकार है। बट उसके रिएक्शन में जो अंदर से कोई 100-200 लोग जो हॉल के बाहर खड़े हुए थे फॉयर के अंदर, उन लोगों ने फिर इंडिया के सपोर्ट में मतलब नारे लगाए कि खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। तो ये फिर दोनों साइड से वो अगेंस्ट बोल रहे थे, और वो तो एक इंसिडेंट मतलब वो भी हुआ। तो इस तरह की वहां पे काफी चल रहा था। कुछ लोगों की थिंकिंग है ये एक बहुत बड़ा तमाशा था, और कुछ लोग जो संघ परिवार के समर्थक हैं, और यहाँ बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि भी कोई भी नहीं है, तो वो लोग बहुत प्रसन्न होने का, देखिए भारत की कितनी ताकत है, मतलब जो है ना कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और इस पॉइंट पे कोई डिस्कस ही करने को तैयार नहीं है, खासतौर पे जो लोग वहां गए हैं, कि भाई क्वाड की मीटिंग जिसके लिए प्रधानमंत्री को आना था, और ये एक साइड शो था उसका, तो अब ये एक मेन शो बन गया, मतलब बेसिकली। तो इससे ये कि ऐसी भी लोगों की थिंकिंग है कि शायद ऐसा शो करा जा रहा है कि भाई उनका यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बेस है। अब ये तो बताना बहुत मुश्किल है, उसकी अर्थमेटिक कम से कम मेरे पास नहीं है। अब
कल कल के लिए मैं चलता हूं 24 को, आज 23 है। तो इसमें एक जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द मोदी क्वेश्चन, जो तो जिसपे कि भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, और हालांकि ऐसा कोई टीवी वगैरह पे दिखाई भी नहीं गई है। चैनल 4 का जो यूके का जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है, बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सेस नहीं होती, बट इलीगली या दूसरे तरीके से काफी टाइम से ये सर्कुलेट हो रही है, बहुत लोग इसको देख चुके हैं ऑलरेडी। बट है कि इसका जो दिखाना है वो यहाँ की जो ग्रीन्स पार्टी है, खासतौर पे जो थर्ड पार्टी है, हम इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं यहाँ 2 पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी, एक लिबरल पार्टी और एक ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टी लेफ्ट विंग पार्टी है, मतलब वामपंथी विभाग की है, और इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों को मिला के वो पार्टी है। तो उनके जो 2 एमपीज हैं, जो उनके सेनेट के 2 मेंबर हैं, उन लोगों ने परमिशन लेके वो इसको करवा रहे हैं, और यहाँ पे डायस्पोरा के कई ग्रुप जो हैं वो इसको जो है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके देखने जा रहे हैं, और इसकी पूरी बुकिंग हो चुकी है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने लोगों की। ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है ये पार्लियामेंट में दिखाई जा रही है? जी हाँ, पार्लियामेंट के एक हॉल में, पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट का जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है दिल्ली में, तो उसका एक हिस्सा ले लिया गया है उसके लिए, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें वहां दिखाई जाएगी। और इसको इतनी अधिक पब्लिसिटी मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम अखबारों ने और बीबीसी ने, आज हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। इससे पहले वो जो केरला की फिल्म है उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और यही लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अब जो है कि इसमें इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी, 1-1.25 घंटे या कुछ ऐसे की है ये, तो उसके बाद एक पैनल डिस्कशन होगी वहीं पे, जिसमें कुछ लोग जूम से ज्वाइन करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और कुछ लोग तो इसमें आकाशी भट्ट जो अरेस्टेड आईपीएस ऑफिसर है गुजरात के अंदर के, उनकी जो बेटी है, हाँ संजीव भट्ट के, तो वो उनकी बेटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। आकार पटेल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रोफेसर मोहन दत्ता जो कि न्यूजीलैंड में है, और वो सन परिवार के काफी खिलाफ अक्सर थे, तो इस पे एक पैनल डिस्कशन होगी। और इसको लेकर यहाँ पे एक तरह की कि दोनों साइड्स की बात चल रही है, मतलब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया के आए हुए हैं, और कल एक चीज और होनी है, वो मैं जाते जाते थोड़ा सा और बताता हूँ, सॉरी मेरा बहुत लंबा हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आप कर रहे हैं जी। मैं प्रशांत के साथ टीवी में ही काम करता था पहले, तो उन दिनों में तो खैर इतनी डिबेट्स नहीं हुआ करती थी, बट तो ये कि एक एरिया हैरिस पार्क न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी में, जो कि इंडियन ओरिएंटेड एरिया है। यहाँ के आप किसी महिला को हो तो वो साड़ी खरीद सकती हैं, किसी को जलेबी खानी हो तो वो खा सकता है, किसी को समोसा खाना है तो वो खा सकता है, तो वो इंडियन एरिया, तो उसका नाम लिटिल इंडिया रखा जा रहा है हैरिस पार्क का। तो उसमें ऐसी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहां पे जाएंगे, और उसको ऐसे शो किया जा रहा है यहाँ पे कि भाई हम आपके साथ हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे अक्सर, मैं भी इतने सालों से रह रहा हूं, पूरे कई साल तक कोई किसी को पूछता नहीं है, ठीक है। इंडियन कॉन्सुलेट भी है यहाँ पे, सिडनी में है, मेलबर्न में है, इंडियन हाई कमीशन है, बट हम अपनी सब चीजें अपने आप करते हैं, कोई सरकार या कोई हमें नहीं करती कुछ भी। तो मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है, आगे आप कुछ पूछना बस एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ नीरज जी कि इस पे जो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसका भी कोई रिएक्शन है जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, या वो शांत है? बिल्कुल वो बिल्कुल इसके ऊपर शांत है, और जो मेरी नॉलेज में है किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दिखाने के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। यहाँ का ये ट्रेडिशन है कि अब देखिए वहां पे भारत के प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, बाहर खालिस्तान के समर्थन में एक रैली हो रही है, तो वो भी अलाउड है और वो भी अलाउड है। तो उस टाइप की डेमोक्रेसी है यहाँ पे। यहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ रैली करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, तो पॉलिटिकल रैली करने के लिए बस इन्फॉर्म करना होता है कि भाई हम कर रहे हैं, ताकि पुलिस आपका बचाव कर सके। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई वन लाइन भी नहीं है कि भाई ये ठीक हो रहा है या सही हो रहा है या क्या हो रहा है, विच एक्चुअली मीन्स कि भाई
कुछ दिन पहले जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, वो उनसे ये पूछा गया था इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में और कि भाई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है इंडिया में, ये है वो है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो इंडिया के कोर्ट्स देखेंगे इसको, मतलब ये उन्होंने कुछ इस टाइप का कमेंट किया था। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटनी अल्बनीज़, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है और वो करेंगे भी नहीं एज पर एज अंडरस्टैंड, क्योंकि जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि ये लोग जो इनका तकरार चाइना के साथ है, चीन के साथ है, उसमें भारत को यूज करना चाहते हैं जी। इसलिए उनको दोस्ती करनी बता रहे हैं जी। हाँ, ये उसमें यूज करना चाहते हैं। और ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो व्यापारिक संबंध चीन के साथ ही है नंबर 1, और भारत के नंबर 2 है चीन। तो ये कंट्राडिक्शन भी है इस रिलेशनशिप के अंदर कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और अगर ना तो भारत ही कुछ ऐसा करने जा रहा है, ना कोई ऑस्ट्रेलिया पे आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया पे किसी भी आर्मी ने अटैक नहीं किया, तो चाइना का खतरा है, उसका हवा भी बहुत चल रहा है यहाँ पे, बट ट्रेड चल रहा है खूब दबा के। तो ये मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया नीरज जी, और ये तमाम जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी चीज कि हिंदुस्तान में भी भीड़ जुटाने के लिए तमाम दल, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगा, तमाम दल जो हैं वो अपने हिसाब से अपने अंदाज से काम करते हैं, ट्रकों में बसों में भर के लोगों को लाते हैं, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी आज यही सब कुछ करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो कुछ जोड़ना चाहते हैं नीरज जी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो लोग काफी रंगीले कपड़े पहन के गए, कोई पगड़ी पहन के गया, किसी ने पीले रंग की पगड़ी पहन ली, किसी ने भगवा कलर की पहन ली, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भगवा कलर की टाई पहन ली। तो अब पता नहीं कुछ यहाँ पे भगवाकरण का शायद होने जा रहा है, मुझे कहना मुश्किल है अभी, तो ये आगे का वक्त ही बताएगा। हालांकि यहाँ पे जो चुनाव और डेमोक्रेसी है वो इश्यूज के ऊपर होती है, खासतौर पर इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा में क्या ये चर्चा भी है नीरज जी कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी, या अभी जो कर्नाटक का इलेक्शन जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है या बीजेपी की बुरी तरह हार हुई है, इन सब की चर्चा भी है क्या? जी, इसकी चर्चा ये थी कि जिस दिन कर्नाटक के रिजल्ट आ रहे थे उस दिन मैं कम से कम, अब मैं हर एक जने के लिए तो नहीं कह सकता, कम से कम मेरे जो मित्र हैं मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में कम से कम 12-13 लोग, और वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो बैठ के छुट्टी लेके सारा दिन वो कर्नाटक के रिजल्ट देखते रहे। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों में डायस्पोरा में इंटरेस्ट है, और हर तरह की डिबेट सोशल मीडिया पे चल रही थी कर्नाटक को लेके, और राहुल गांधी को भी अक्सर यहाँ पे पोस्ट आती रहती हैं। अब जो लोग विरोध में हैं वो उनके लिए उपशब्द बोलते हैं, मतलब लोग, और दूसरे लोग उनको समर्थन करते हैं। बेसिकली ये कि डायस्पोरा डिवाइडेड है, और एक अंत में एक थोड़ा सा जैसे ना एक जमाने में खुशवंत सिंह थे, वो टेल पीस दिया करते थे अपनी स्टोरी के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में, यहाँ पे भी मैंने कई सालों काम किया। वो ये कि यहाँ पे मतलब कुछ लोग है ना, वो उनको हर चीज चाहिए, मतलब उनको यहाँ पे पूरी आजादी चाहिए, उनको धर्मनिरपेक्षता चाहिए, उनको डेमोक्रेसी चाहिए, बट अगर भारत की बात करो तो फिर वो चुप हो जाते जी। तो ये एक डायस्पोरा में एक सेक्शन बहुत बड़ा है। ये नहीं मैं कहूंगा कि सारे ही लोग ऐसे हैं, नहीं, इवन जो संघ परिवार के समर्थन में भी सारे नहीं है लोग ऐसे, परंतु वो उनको पूरी डेमोक्रेसी और धर्मनिरपेक्षता और मल्टीकल्चरलिज्म ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। लेकिन अगर भारत की बात करो तो बस वो मौन व्रत रख लेते हैं फिर वो। जी, सब कुछ चाहिए। अच्छा टेल पीस है ये आपका, बहुत शानदार और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आज दिन भर चैनल्स छाए रहे, और प्रधानमंत्री मोदी के नारे और पता नहीं क्या क्या यहाँ दिखाया जा रहा था। लेकिन सचमुच क्या कुछ हो रहा है वो अभी आप दोस्तों आप सुन चुके हैं नीरज नंदा जी की जुबानी, और मेलबर्न में हैं और एडिटर हैं साउथ एशिया टाइम्स के। लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है इधर हिंदुस्तान में भी, और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबारों के साथ
काम करके अलग अलग मीडिया समूह में भी, और अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो क्या कुछ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कैनबरा में रहेंगे और वहीं पर पार्लियामेंट के ही एक हॉल में बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा जिस डॉक्यूमेंट्री को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया, नहीं बैन किया गया बल्कि बीबीसी के ऊपर छापेमारी भी हुई, आईटी की रेड या सर्वे जो कह लें। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी बीबीसी को नोटिस पहुंच चुका है। बहुत कुछ है बीबीसी के लिए हिंदुस्तान में, लेकिन उधर ऑस्ट्रेलिया में बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को कल दिखाया जाएगा, तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी ऑस्ट्रेलिया में, उसी शहर में, उसी राजधानी में कैनबरा में रहेंगे। तो क्या कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी कल हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं नीरज जी, मैं जान रहा हूं कि बहुत देर हो गई और आपको देर रात तक जगाए रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। चर्चा हम राहुल गांधी की भी कर रहे हैं इस चर्चा में, और राहुल गांधी इधर ट्रक पे सवार तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं। कुछ लोग तो उनके 8 करोड़ या 9 करोड़ की जो उनकी कार है उसकी भी चर्चा खूब कर रहे हैं आज, और राहुल गांधी की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत को भी पैरेलली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश में नीरज नंदा जी के पास हम पहुंचे थे और उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। क्या हिंदुस्तान में जैसे भीड़ जुटाई जाती है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भीड़ जुटाई जाती है, या ऑस्ट्रेलिया सचमुच भगवामय हो गया है? अगर वहां के प्रधानमंत्री भगवा टाई पहन रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में पहन रहे हैं, उनकी पार्टी के समर्थन में पहन रहे हैं? बहुत सारे सवालों का जवाब अभी आप सुन रहे थे नीरज नंदा जी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर और भी कुछ सवाल हो तो उनसे हम पूछेंगे जब तक वो हमारे साथ हैं, लेकिन सीधा पहले आना चाहता हूं एक बार फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी लगातार, और 2024 का चुनाव वही होने जा रहा है, वैसे में राहुल गांधी ट्रक की सवारी कर रहे हैं। कभी पैदल चलते हैं, कभी किसी की स्कूटी पे बैठ जाते हैं, कभी बस में चढ़ जाते हैं, महिलाओं के साथ बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और कभी वो ट्रक पे सवार हो जाते हैं। ये सियासत, ये पॉलिटिक्स क्या कहलाती है राहुल गांधी की? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में दोनों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ ली है। मोदी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ ली है और राहुल गांधी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ ली है। कर्नाटका के चुनाव में जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हुई कि जो निम्न वर्ग है, निम्न मध्यम आय वर्ग है और मध्यम वर्ग है, वो राहुल गांधी के साथ है, और जो उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग है वो मोदी जी के साथ है। देखिए, ये बहुत अच्छा था। अभी तक मैं ये सोचता था कि नया संसद भवन जो बन रहा है उसमें पार्लियामेंट की इतनी सीटें क्यों डाली जा रही हैं, इतने बड़ा संसद भवन क्यों बन रहा है। हो सकता है कि मेलबर्न और लिस्बन के, जो सिडनी के, वहां के भी चुनाव क्षेत्रों को मोदी जी शामिल कर लें और वहां पे जाके इलेक्शन लड़े और उनको संसद भवन में बिठाएं। देखिए, वास्तविकता में जो चुनाव होना है, जो लोकतंत्र की परीक्षा होनी है, वो होनी है हिंदुस्तान में। एक जो अंग्रेजी की सेइंग है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो राहुल गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ढूंढ रहे हैं वो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पीड़ित है, जो सताई हुई है, जो इस समय बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से दबी हुई है। अब ट्रक ड्राइवर्स की बात सोचिए, आप जोमेटो और स्विगी के जो कैरियर बॉयज हैं उनकी बात सोचिए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छी 50-60 हजार की नौकरी कर रहे थे, आज 15-20 हजार रुपए में अपने बच्चों को और माता पिता को पालने के लिए वो ऐसी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको पेट पालना है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो सताई हुई है, जो परेशानी है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने एक और मैसेज बहुत अच्छा दिया। वो ट्रक में कहां गए? गुरुद्वारे गए। और कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में जो स्पीकर बनाए गए वो एक मुसलमान बनाए गए। अब मैसेजिंग देखिए आप, सुबह ही सुबह पहुंच गए गुरुद्वारे में, और वहां के जो ग्रंथी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सुबह सुबह आए, हमें तो कोई खबर ही नहीं थी, पहुंच गए। ये है भारत की आत्मा। भारत की आत्मा ये है कि आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो फोटो वहां पे खिंचवाने के लिए, फोटो शूट के लिए नहीं जाते हैं, वहां दरबार में जाते हैं, एक भिक्षुक की तरह जाते हैं। देखिए, कोई भी गुरुद्वारे में जाता है या नमाज पढ़ने जाता है या हमारे मंदिर में जाता है, वो वहां भिक्षुक बनने जाता है, कुछ मांगने जाता है। वहां कोई बड़े आदमी नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं और वैसे ही एक रिक्शे वाला है। तो वास्तविकता में ये जो मैसेजिंग दे रहे हैं राहुल गांधी, एक ये कि हम स्पीकर, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है किसी राज्य में, वो एक मुसलमान को देंगे। हम गुरुद्वारे जाएंगे, सुबह सुबह मत्था टेकेंगे, हम ट्रक में जाएंगे, हम उन लोगों से बात करेंगे जो सताए गए हैं,
और आप जाके उन लोगों से बात करेंगे जो पहले राहुल गांधी कहते थे, बहुत दिनों से उन्होंने नहीं कहा, सूट बूट की सरकार, तो वहां पे सब लोग ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 लाख का सूट पहने हुए हैं। देखिए आज की तारीख में कौन है जो भारत की मुख्य आत्मा है, जो जीडीपी गिर रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो परेशानियां बढ़ रही हैं, वो किस क्लास, वो क्या देखता है, अपने जो उसका नेता है, अपना जो शासक है, अपना जो मित्र है, अपना जो भाई है, वो अपेक्षा क्या करता है, कोई हमारा दर्द सुने। राहुल गांधी दर्द सुन रहे हैं। हमारे दूसरे जो नेताजी हैं वो अपना दर्द सुनाते हैं, गालियां कितनी होती हैं ये सुनाते हैं, वो दूसरों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। देखिए वास्तविकता में नेता वो है, तो सबसे बड़ी मैंने आज तक अपने जीवन में सीख सुनी है राजीव जी, बड़ा आदमी वो है जिसके पास बैठकर आपको महसूस न करना पड़े कि वो बड़ा आदमी है, जब आपको लगे कि भाई ये तो अपने जैसा आदमी है। अब आप इमेजिन कीजिए राजीव जी, कितनी बार ट्रक में आप बैठे हैं, मैं तो जब स्टूडेंट लाइफ में था तब एक बार ट्रक में फ्रंट सीट पे बैठा था, और राहुल गांधी बड़े प्यार से बैठे हैं। अब देखिए कितने लोग गदगद हो गए होंगे, लाखों करोड़ ट्रक वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, 3 व्हीलर वाले हैं, उनको कितनी खुशी हुई होगी कि भाई ऐसा लड़का जो कि हमारे साथ आत्मसात हो रहा है, हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा नेता है जो 8 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है और बड़े बड़े सभागृह में और बड़े बड़े करोड़पतियों के साथ बैठ के संवाद कर रहा है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी राहुल ने भी ढूंढ ली है और कॉन्स्टिट्यूएंसी मोदी जी ने भी राजीव जी ढूंढ ली। जी, मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी जो है वो शायद विदेश है, और राहुल यहाँ देश में जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो और जुबान खोलते हैं यहाँ हंगामा मच जाता है। अभी फिर 5 दिन बाद राहुल गांधी अमेरिका पहुँचने वाले हैं, और अमेरिका में क्या कुछ होगा वो खबर तो आप लोगों तक पहुंचेगी ही, लेकिन राहुल गांधी यहाँ हिंदुस्तान में ट्रक पर सवार होकर के जो मैसेज दे रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, क्या ये एक नई धारा है सियासत की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पैरेलली दोनों प्रधानमंत्री विदेश में हैं, चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री की हम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो ट्रक की सवारी है, और उससे पहले स्कूटी की सवारी, बस की सवारी, या पैदल चलना, या दिल्ली में छात्रों के बीच जाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, ये क्या एक नई दिशा है, एक नई धारा है सियासत की, ये माना जाए? जी देखिए, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में क्यों है वो तो नीरज जी ने बता दिया कि कोई डिप्लोमेटिक कार्यक्रम नहीं है, कोई मल्टीलैटरल कार्यक्रम नहीं है। क्वाड की मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई, तो अब वो कुल मिला के रैलियां हैं वहां पे, तो वो रैलियां करने गए वहां पे। भारत के प्रधानमंत्री भारत के टैक्स पेयर्स की पैसे पर वहां पे रैलियां कर रहे हैं अपनी इमेज बिल्डअप करने के लिए। जो कर्नाटक में नुकसान हुआ है इमेज का, उसकी भरपाई सिडनी से हो रही है। खैर, राहुल गांधी देखिए क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जब वो अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी बता रहे थे कि वो मिल रहे हैं स्विगी जोमेटो के लोगों से, जो गिग इकोनॉमी के लोगों से, डिलीवरी बॉयज से, कभी वो कोचिंग के लोग बच्चों से मिलते हैं, कभी वो कर्नाटका में के इलेक्शन के दौरान बस में ट्रेवल करते हैं महिलाओं के साथ, कभी वो जो है वो ट्रक ड्राइवरों के साथ कल दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या संदेश जा रहा है? तो देखिए किसके लिए वो बड़ी लकीर खींच रहे हैं, इस बात को हम लोग ध्यान दें कि एक तो मोदी का प्रचार तंत्र है, जो बीजेपी का प्रचार तंत्र है, जो राहुल गांधी की इमेज खराब करने के ऊपर हजारों रुपए, करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरे वो लोग हैं राजीव जी जो मोदी के पक्षधर तो नहीं है, लेकिन उनको राहुल गांधी से परेशानी है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश की पॉलिटिक्स और जो सोशल इकोनॉमी है उसको बदलने का काम कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं 75% की सीलिंग की बात कर रहे हैं, जब वो जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, जब वो इकोनॉमी को नीचे तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तब बहुत से लोगों को परेशानी होती है। और ये वो लोग हैं जो दिखने में बड़े सेकुलर लगते हैं,
ये तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं अखबारों में, उन्होंने जब कर्नाटका के बारे में लिखा तो कर्नाटका के बारे में उन्होंने राहुल गांधी को या सिद्धारमैया को कोई क्रेडिट नहीं दिया। इतने जातिवादी लोग हैं ये। उनके सामने राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं और सीधे उन लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं जो देश की असली जनता है। ये अंग्रेजी अखबारों में लिखने वाले लोग, लोगों को पढ़ने वाले लोग एक एलीट सर्किल के लोग हैं। तो ये जो एलीट वर्ग है, चाहे वो सेकुलर भी है, उसको भी राहुल गांधी से एलर्जी है। बहुत बड़ी परेशानी राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी वो जो सेट पैटर्न है पॉलिटिक्स का और सोशल इकोनॉमी का, उसको बदल रहे हैं। तो ये जो पहल राहुल गांधी की है, यानी जिसको मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो टुकड़ों टुकड़ों में हो रही है, ये जो पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा है, ये उन्हीं लोगों के नैरेटिव के आगे बड़ी लकीर है जो मोदी के परोक्ष समर्थक हैं। ये तो प्रत्यक्ष है जो सामने आके कह रहे हैं कि मोदी मोदी, जो स्टेडियम में कहीं पे भी, और एक जो परोक्ष जो पीछे के रास्ते से मोदी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के सामने ये बड़ी लकीर खींचने का काम हो रहा है। और ये इस तरीके का बायस इस मीडिया का और इन लोगों का, जो एलिट सर्किल के लोग हैं, ये तेजस्वी यादव के लिए भी है, ये स्टालिन के लिए भी है, ये हर किसी उस व्यक्ति के लिए होगा जो सोशल इकोनॉमी को बदलाव करने की बात करेगा। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी बड़ा संदेश दे रहे हैं। और ये ट्रक में जाकर और विजुअली भी, इसको अगर मैं देखूं कि विजुअली भी स्टिल तस्वीरें हो तो उसको भी यूज कीजिएगा यहाँ पे। अगर विजुअली भी आप देखिए कि जो नरेंद्र मोदी का जो पूरा सिडनी में हुआ, उसकी हवा निकालने के लिए सोशल मीडिया पे आज ये तस्वीरें राहुल गांधी की ट्रक के गेट के ऊपर चढ़ते हुए वो छाई हुई है। तो ये अच्छा संदेश जा रहा है भारत की राजनीति में। ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो तस्वीरें हैं, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। पाठक जी, क्या राहुल गांधी की ये तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिडनी की तस्वीर, अगर दोनों को तुलनात्मक ढंग से उस पर विचार या चर्चा की जाए और खासकर देश की सियासत पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसको अगर देखा जाए तो किसकी तस्वीर कहां दिखाई देती है आपको? राहुल गांधी पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि टुकड़ों टुकड़ों में ही सही लेकिन लोगों से मिल रहे हैं। और यही काम तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर चुके हैं, पूरब से पश्चिम तक करने वाले हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या जरूरत थी आखिर राहुल गांधी चंडीगढ़ से अंबाला तक ट्रक पे बैठकर चले गए? क्या ये राजनीति का एक अलग रूप है और उस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां फिट बैठते हैं? राजीव जी, मुझे राहुल गांधी का जुनून देखकर अमीर गजलवाश का एक शेर याद आता है। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल तो इंतजार न कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा। राहुल गांधी अब राजनीति में डूब गए हैं, तो ये तय है कि वो बहुत दूर निकलेंगे। कब निकलेंगे, कितना वक्त और लगेगा, ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि उनके जुनून के नतीजे निकलना शुरू हो गए हैं। कर्नाटक का चुनाव का नतीजा उसी जुनून का परिणाम है, उसी का नतीजा है। आपने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं सड़कों पर उतरकर, कभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से, कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों से, बस में, स्कूटी पर और आज ट्रक के केबिन में बैठकर। मुझे याद आता है जब मोहनदास करमचंद गांधी पढ़ाई करके लौटे थे और उसके बाद जब धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होना शुरू हुए,
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि अगर देश को जानना है तुम यात्राएं करो। मोहनदास करमचंद गांधी ने तीसरे दर्जे में बैठकर ट्रेन के देश की यात्रा की, अलग अलग हिस्सों में गए और अंततः उस पूरी यात्रा के अंतिम निष्कर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो गए। राहुल गांधी अपने देश को जानने निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसका पहला चरण भारत जोड़ो यात्रा थी और भारत जोड़ो यात्रा 2 जिसे प्रशांत जी कह रहे हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह जनता के अलग अलग तबकों के बीच जाकर उसके दुख दर्द, उसकी परेशानियां, उसकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब तक सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाएगा जब तक कि राहुल गांधी इन सब लोगों से मिलने के बाद उनकी तकलीफों को दूर करने का अगर कोई काम नहीं करेंगे तो मेरे लिए भी ये सिर्फ एक शोमैनशिप रह जाएगी। उनकी अभी, क्योंकि उनकी पार्टी अभी सत्ता में केंद्र में नहीं है, लेकिन जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां अगर वे इस यात्रा से, इन यात्राओं से हासिल तजुर्बे को प्रदेश की सरकारों की रीति नीति में लागू कर पाए तो इनका सचमुच दूरगामी असर होगा। और उसकी पहली बानगी पेश कर दी है कर्नाटक की कैबिनेट में। उनकी जो 5 गारंटी थी उन्हें लागू करने का पहली ही कैबिनेट की बैठक में सिद्धारमैया की सरकार ने ऐलान कर दिया, उसे मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये चुनौती सामने आएगी। लेकिन एक विपक्ष में बैठे हुए राजनेता को सत्ता की राजनीति के लिए भी अगर ये सब करना हो तो इसमें अनुचित कुछ नहीं है। अगर यही काम कोई और पार्टी का नेता विपक्ष में रहते हुए कर रहा होता तब भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में उसका स्वागत होना चाहिए। अब आपने प्रश्न किया है कि क्या नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा और उनकी विदेश यात्राओं में होने वाले बड़े बड़े शोज, उनके रोड शो, मोदी मोदी, हाउडी मोदी इत्यादि इत्यादि को दूसरे पलड़े में रखें तो राहुल गांधी की इस तरह की कवायद को, इन यात्राओं को किस रूप में देखेंगे? सबसे पहले तो मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, जो कि मेरा भी प्रधानमंत्री है, भले मैंने उसे वोट न दिया हो और अगले 7 जन्म नहीं दूंगा ऐसी किसी विचारधारा के प्रतिनिधि को जो घृणा और झूठ की राजनीति करता हो, फिर भी वो मेरे देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। वो दुनिया में अगर कहीं जाए उसका स्वागत वहां, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा करे या वहां के लोग करें, मेरे लिए गर्व का अवसर होना चाहिए। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। वो प्रायोजित तरीके से इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां करें, ढोल ताशे वाले लाए जाएं, हॉल बुक किए जाएं, टिकट बेचकर या निःशुल्क उनका शो हो, मुझे इसमें भी ऐतराज नहीं है। वे टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर भाषण दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरी आपत्ति वहां शुरू होती है जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर दूर देश की धरती पर खड़े होकर यह कहे कि मेरे आने से पहले भारत में कुछ नहीं हुआ था। प्रकारांतर से ये कहना चाहते हैं कि 2014 की मई माह की 26 या 25 तारीख, 16 तारीख से पहले भारत के लोग पेड़ों की छाल लपेट कर रहते थे, चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाते थे, कच्चा मांस भूनकर खा लेते थे। जब प्रधानमंत्री ऐसा कहे तो मुझे शर्म आती है ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है। दूसरी बात, जब आप दोनों की तुलना कर रहे हैं राजीव जी, तो शायद विदेश यात्रा में ये जो भोपाल उठाया जा रहा है, ये जो शोध बड़े बड़े किए जा रहे हैं, इसके जरिए असल में मुख्य धारा का मीडिया और उनका प्रचार तंत्र ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री भले कर्नाटक का चुनाव हार गया हो, सब कुछ दांव पर लगाकर, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को दांव पर लगाकर नफरत की राजनीति करके भी चुनाव हार गई उनकी पार्टी, लेकिन विदेश में डंका बज रहा है। तो बस हमें इतना याद दिलाना होता है कि इससे पहले भी एक नव स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के किसी भी देश में उस वक्त जाता था तब इससे अधिक सम्मान उसे भी मिलता था। कैनेडी हवाई जहाज की सीढ़ियों पर दौड़ते हुए चढ़ के पंडित नेहरू का स्वागत करने जहाज के भीतर पहुंच जाते थे। कितने ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं कि रोनाल्ड रीगन राजीव गांधी के लिए छाता लेकर कार तक चले जा रहे हैं। नई पीढ़ी इस प्रचार तंत्र, इस आईटी से, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेर में अगर ये मानने लगती है कि भारत के प्रधानमंत्री का पहली बार विदेश में इस तरह स्वागत हो रहा है या सम्मान हो रहा है, तो बस उसे इतना याद दिलाने की जरूरत होती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति को आंखें दिखाकर आई थी वही अमेरिका में। 7वां जहाजी जोड़ा
हिंद महासागर से लौट गया था। दुनिया के नक्शे को और इतिहास को बदलने का काम भी इस देश के एक प्रधानमंत्री ने किया था। वे देश के प्रधानमंत्री, उनका दुनिया में सम्मान हो, इसमें किसी खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर अपने से पहले के देश की आलोचना करें तो वो हम सब की, हमारे पुरखों की, हमारे माता पिता की, हमारे दादा दादी की निंदा और आलोचना होती है, उससे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भविष्य की राजनीति के लिए राहुल गांधी की यह कवायद नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होगी, ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है। इसकी काट क्या होगी हम नहीं जानते। देश का प्रधानमंत्री अपने ही राज्य में एक प्रदर्शन से कई मील दूर अपना काफिला रुकने पर यह कहकर आता है कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जान बचाकर आया हूं। उसी देश में विपक्ष का एक नेता तमाम खतरों के बीच 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करता है और आज भी ट्रक के केबिन में बैठकर ड्राइवर्स का सुख दुख जानने के लिए निकल पड़ता है। ये तुलना जिस देश के लोगों को करनी है, उसे किस तरह के राजनेता की जरूरत है। एक अंतिम बात, हम सब भी जैसे जस्टिन ट्रूडो या जेसिका ऑर्डन की तस्वीरें देखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो सड़क चलते हुए लोगों के साथ मिलते हैं, अपने हाथ से मोबाइल लेकर सेल्फी लेते हैं, कि हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को भी ऐसे राजनेताओं की जरूरत नहीं है कि वे तमाम तरह के बैरिकेड, तमाम तरह के प्रतिबंधों को तोड़कर जनता के बीच जाए, जनता से बात करें। हमें किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाता हुआ प्रधानमंत्री भी देखना है, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखता हुआ प्रधानमंत्री भी हम देखना चाहते हैं। राहुल गांधी के अंदर वो छवि देश को दिखाई दे रही है। राजनीतिक रूप से अंततः चुनावी राजनीति और सत्ता की राजनीति में राहुल गांधी कितना सफल होंगे, ये सब करने के बावजूद इसकी परीक्षा नवंबर में इस साल और मई में अगले साल होने वाली है। तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। जी राजीव जी। और एक परीक्षा वो पास कर चुके हैं, कर्नाटक की परीक्षा, और आने वाले समय में और भी कई सारी परीक्षाएं हैं। आना चाहता हूं पहले प्रोफेसर रविकांत जी, फिर शकील अख्तर जी के पास आता हूं। रविकांत जी, राहुल गांधी की राजनीति और उसमें भी जिस दिशा में वो चल रहे हैं, अलग अलग सवारी कर रहे हैं, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में हारे हैं। कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मोदी के नारे उनके लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, भारत का नाम रोशन हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ देश में जिस चीज को दबाने की कोशिश हो रही है, क्या इसे माना जाए कि कर्नाटक के हार को दबाने की कोशिश है ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा? और दूसरी बात, राहुल गांधी, उस पर जो राहुल गांधी की आज की यात्रा ट्रक की यात्रा है, अभी तक की यात्राओं में से एक अहम पड़ाव, अहम मोड़ कह सकते हैं, जो राहुल गांधी की जितनी अभी जो कुछ भी उन्होंने किया है, सड़क पे पैदल चल के, चाहे स्कूटी पे बैठ के, चाहे बस में बैठ के, चाहे लोगों के बीच, छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच जा कर के, इसको किस रूप में देखा जाए? क्योंकि एक बड़ा वर्ग है ट्रक ड्राइवर्स का, ढाबे वालों का, उनके परिवार हैं, सब हैं। एक कैसा पैगाम, कैसा मैसेज राहुल गांधी, और क्या ये राहुल गांधी की जो एक छवि बन रही है, या जो एक अंदाज, जिस अंदाज में राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ये अंदाज 2024 में कितना प्रभावी साबित हो सकता है, आपका नजरिया? शुक्रिया राजीव जी। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नमो नमो के नारे लग रहे हैं मोदी के, और कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे ऐतराज है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बेहतर होता कि वहां भारत माता की जय के नारे लग रहे होते, वहां तिरंगा फहराया जा रहा होता, देश की शान के बारे में लोग बात कर रहे होते, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वो उस पर ऐतराज होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं ना मोदी जी की, अभी प्रशांत जी ने जिस बात को कहा वो बहुत रेखांकित करने वाली बात कि कर्नाटक के चुनाव की असफलता ने जो उनकी इमेज को धक्का पहुंचाया है, जो उनकी छवि डैमेज हुई है, वो लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के जरिए उस छवि को फिर से वापस लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जरा आप मोदी जी का चेहरा देखिए। आप लोग तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं।
मोदी जी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस कितना है? क्या वो उसी तरह से प्रसन्न है जैसे पहले कभी हुआ करते थे लोगों को प्रभावित करने के लिए? मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव की असफलता और ब्रांड मोदी दरकता हुआ ये उनके चेहरे पर झलक रहा है। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं उसको फिर से वापस लाने की, लेकिन वो चेहरा सब कुछ कह दे रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी जो अब जननायक बनने की तरफ अग्रसर है। जननायक वो होता है जो लोगों के बीच में होता है और लोगों की कहानियों का हिस्सा बन जाता है। राजीव जी, आने वाले दौर में हम और आप तो महानगरों में बैठे हुए हैं, जो भारत के 80 करोड़ लोग जो गांव में कस्बों में रह रहे हैं, वे लोग राहुल गांधी की कहानियां सुनाएंगे बच्चों को। अभी जैसे हमारे प्रोफेसर साहब जिस तरह से बहुत कहानी के लिहाज से जो बातें करते हैं और उनकी जो संप्रेषणीयता है वो अद्भुत है, वैसे ही जो लोग उनसे मिल रहे हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे गुरुद्वारे के लोग हो, पूजा करने वाले, इबादत करने वाले, वे लोग भी राहुल गांधी की, या ये जो लड़कियां हैं या वो महिलाएं जिनको वो सीट दे रहे हैं, वो जीवित किंवदंती जिसको हम कहते हैं राहुल गांधी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं से मुझे लगता है कि इस भारत की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा के समय भी मैं जिस बात को कह रहा था कि वो कहानियां और वो किस्से में तब्दील होना बस बाकी है। फिर ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ये जो रात दिन जो गोदी मीडिया जो चलाता है, इसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। ऑब्वियस है कि मिडिल क्लास ने और हायर क्लास ने तो वो टेलीविजन चैनल छोड़ दिए, वे अखबार पढ़ने बंद कर दिए, लेकिन इस देश का जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अभी भी मनोरंजन के लिए वो टीवी चैनल खोलता है, देखता है। लेकिन रात दिन जो वहां पर प्रपंच चलता है, बिल्कुल महामानव की पूजा के स्टाइल में, उसको देखते देखते वो बोर होने लगेगा। बहुत सारे लोग तो बोर हो चुके, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई टेलीविजन चैनल देखता होगा। वो गरीब आदमी भी उन कहानियों से, राहुल गांधी ने जो किया, अभी मैंने देखा कि किसी ने लिखा फेसबुक पर कि जरा अपने वाले से ये करवा के दिखाइए। राहुल गांधी जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, 56 इंच की छाती का दावा करने वाले, क्या नरेंद्र मोदी कभी ऐसे ट्रक पर चढ़ सकते हैं, सवारी कर सकते हैं? ये लोग पूछेंगे, ये लोग बात करेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी वो कहानियों और किस्सों में जब आएंगे तो इस देश के जननायक होंगे। और गांधी जी जो इस देश के राष्ट्रपिता हुए, उनको कौन सा पद मिल गया? उन्होंने कोई पद लिया था क्या? वो चाहते तो राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री होते, और उनको नोबेल प्राइज तो मिलते मिलते रह गया। लेकिन वो इन सबसे परे, उससे भी कहीं बड़ी स्थिति में गांधी जी आज पूरी दुनिया में, और ये भी मैंने देखा ट्विटर पर किसी ने लिखा कि सबसे बड़ी सजा मोदी जी के लिए ये है कि विदेश में जाते हैं तो गांधी जी की उस तस्वीर पर कभी माला चढ़ाना पड़ता है, कभी उनकी मूर्ति का अनावरण करना पड़ता है। इससे बड़ी सजा क्या होगी? क्योंकि भारत में तो वो जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, वहां कैसे उनका दिल करता होगा और कैसे वो अनावरण करते होंगे। तो ये, और वो यहां तो बोलते ही है, यहां उनको लगता है कि जो लोग हैं वो इसी तरह से मरने के लिए अभिशप्त हैं। दलितों पर कुछ मत बोलो, हमको गोली मार दो, लेकिन कोई कानून व्यवस्था नाम पर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन वहां जाकर के बुद्ध की बात होगी, गांधी की बात होगी। तो नरेंद्र मोदी जी का जो मीडिया के जरिए जो पूरी छवि बनी थी, वो बहुत दरक चुकी है। और राहुल गांधी इस समय किस्सों और कहानियों में सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका चुनावी लाभ भी डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी को होगा। और यही चिंता की लकीर है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। जी जी बिल्कुल। शकील अख्तर जी, आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी का ये अंदाज
अभी कुछ दिन पहले आपने एक ट्वीट किया था कि किसी और ने कर्नाटक का चुनाव जितवा दिया। क्या ये जो राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे किसी और का दिमाग है या राहुल गांधी खुद ही कर रहे हैं? और अगर राहुल गांधी खुद कर रहे हैं तो फिर तो ये बहुत लंबे, अगर कहें तो खासकर 2024 में ये बहुत बड़ा गैप देने वाले हैं दोनों के बीच में। यानी जब कर्नाटक में जो परिस्थिति हुई है वैसी परिस्थिति नजर आ रही है। अगर राहुल गांधी ऐसे ही चलते रहे, कभी पैदल चल रहे हैं, कहीं किसी बस में सवार हो जा रहे हैं, कभी ट्रक में सवार हो जा रहे हैं, कल को ट्रेन में सवार होकर निकल गए, जैसा बता रहे थे अभी प्रोफेसर रविकांत जी, गांधी जी की तरह अगर निकल गए जैसे डॉक्टर राकेश पाठक जी कहते थे, ऐसे अगर कर दिया राहुल गांधी ने। हालांकि आजकल ट्रेन भी वो थर्ड क्लास वाले नहीं, आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा दिखा के ट्रेन को फर्स्ट क्लास की तरह बना करके भेज रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो पता नहीं कैसी ट्रेन मिले राहुल गांधी को। और वैसे में अगर वो पटरी के किनारे किनारे भी चलने लगे तो परिस्थितियां बहुत बदली हुई नजर आएंगी। शकील अख्तर जी, देखिए राजीव जी, आपको मालूम है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कोई नहीं चला सकता। राहुल गांधी जो खुद ठीक समझते हैं वो वही करते हैं। राहुल गांधी अभी भारत में ही है और अमेरिका जाने वाले हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को पूरा मोदी मीडिया किस तरह दिखा रहा है, किस तरह बता रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको मालूम है कि अमेरिका जाकर राहुल गांधी को जो लोकप्रियता मिलेगी, वहां जिस तरह लोग अपने आप मिलने के लिए उनसे आएंगे, वो एक बहुत बड़ी लकीर अपने आप बन जाएगी। लेकिन राजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई पहली बार विदेश नहीं गए हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ताकतवर देश है, बहुत बड़ी आबादी का देश है। भारत के प्रधानमंत्री की ये इज्जत, ये सम्मान हमेशा से होता आया है। लेकिन भारत के हर पीएम ने इसको समझा है और इसको भारत की इज्जत माना है, कोई अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं माना है। ये पहली बार है जब हमें इस तरह बताया जा रहा है कि भारत का सम्मान नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का सम्मान है। तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात भी है और दुखद भी है। देखिए, मतलब कितनी एक सामान्य बात है कि भारत का पीएम जब भी विदेश जाता है तो वहां से वो भारत के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कभी नहीं करता है। तो भारत का पीएम विदेश जाकर वहां पे द्विपक्षीय बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बात करता है, अपने समकक्ष नेताओं से राजनीति, समाज, आर्थिक, विश्व के अन्य इशू जो आजकल सबसे बड़ा एनवायरमेंट हो गया है उसकी बात करता है। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां से आप प्रभावित किसको कर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों को और अपने ही टीवी चैनलों के माध्यम से। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इन सब की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? आपका काम जो वहां है वो क्या है? आप देखिए कि इतने सारे बातें हो रही हैं हमारे यहाँ टीवी पे, 24 घंटे चल रहा है, हम लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीएम मोदी के बाहर से आने वाले फोटो ही फोटो है, वीडियो ही वीडियो है। कोई एक बात ऐसी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? क्या गोदी मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे दुनिया के सामने ये बात रखी, जैसे नेहरू रखते थे पंचशील की बात, जैसे नेहरू रखते थे नाने रईस की बात, जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि अमेरिका की दादागिरी को दुनिया नहीं सहेगी। तो वहां जाके आप कर क्या रहे हैं? हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके वहां भाषण देना, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी सफलता है क्या? देखिए, इसीलिए राहुल गांधी जब यहां पे जो कुछ करते हैं बिना किसी प्रचार के करते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक बात हम बताएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है, इसको गोदी मीडिया कभी नहीं बताती है। राहुल गांधी जितने भी प्रोग्राम हिंदुस्तान में करते हैं वो अधिकांशतः बिना मीडिया को बताए होते हैं। वो अपने आप से उनको करते हैं और बाद में हमेशा मीडिया को मालूम पड़ता है।
हम नाम ले लेके उन पत्रकारों की बता सकते हैं जो हमेशा से राहुल को कवर करते रहे, हम भी कवर करते रहे 2004 से लगातार हर प्रोग्राम में, और वो सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं। और रातों को हम लोग जागते थे और जो हमारे सोर्सेस थे, जो हमारे दूसरे कांग्रेस के लोग थे, उनसे कहते थे कि भाई रात को राहुल अगर कहीं जाए तो हमें बता देना। लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता था कि हमें नहीं मालूम पड़ता था, और सुबह मालूम पड़ता था कि राहुल किसी दलित के घर चले गए हैं और वहां जाके उन्होंने खाना खाया, जबकि उन लोगों के लिए बताना आसान था। पर राहुल कभी भी ये नहीं चाहते। विदेशी लोग यहां पे आते थे, इंग्लैंड के विदेश मंत्री यहां पे आए, उनको साथ लेके राहुल अमेठी और रायबरेली के दौरे पर गए और वहां उनको लेके गांव में गांव का जीवन दिखाने के लिए गए। और हम लोग जो वहीं पे थे, रायबरेली में थे, सारस में रुके हुए थे, और लेट मालूम पड़ा, किसी को नहीं मालूम पड़ा, हमें नहीं, सारा पत्रकार, सारा कैमरा सब वहां बैठा रहा। क्यों? क्योंकि राहुल बताने में विश्वास ही नहीं करते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी मीडिया के जो रिपोर्टर रहे हैं और आज संपादक हो गए हैं, उनसे पूछ के देखिए, वो आपसे 1 to 1 बात में मान जाएंगे इस बात को कि हाँ यार, वो आदमी इस मामले में तो गजब का है। तो ये प्रचार और एक बिना प्रचार के प्रचार मिल जाना, ये दोनों अपने आप में बहुत अलग किस्म की बातें हैं। जनता कभी ये नहीं चाहती कि उसका नेता उसको पकड़ पकड़ के बताए कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि विदेश में गए हुए हमारे प्रधानमंत्री जो है, वहां से भारत के लिए क्या ला रहे हैं, वहां से भारत को क्या मिलने वाला है, तो हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, फोटो बहुत सारे मिल जाएंगे, वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ उनकी छवि दिखती हुई हमको दिखेगी। इससे भारत को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज भारत का जो पूरी दुनिया में सम्मान है, वो इसलिए है और सिर्फ इसलिए है कि यहां के पढ़े लिखे लोग विदेशों में गए और वहां पे जाके उन्होंने काम किया, प्रोफेशनल काम किया, और उससे भारत का नाम हुआ। वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो इंडस्ट्री में है, वो आर्थिक क्षेत्रों में है, बैंकिंग में है, वो सब जगह। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद अभी 9 साल हो रहे हैं मोदी जी को, इस बात का बहुत प्रचार किया जा रहा है कि 9 साल में क्या किया, और एक लिस्ट बता दी जाती है कि इतने IIT खुले और इतने मेडिकल खुले और इतने एम्स खुल गए। उन एम्स में जिन्होंने बताया है, नाम लेना नहीं चाहते बीजेपी के नेताओं का और मीडिया वालों का, कोई एक भी जाके अपना इलाज कराना पसंद करेगा? बिल्कुल दिल्ली के पास ये झज्जर वहां खोला है, कोई चला जाए वहां पे। सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता। एम्स का एक दर्जा है और वो एक ही है दिल्ली के अंदर। इसी तरह जो IIT नेहरू जी ने खोले थे, वो 8-9 IIT वही है, वो IIM वही है। ऐसे तो हर आप चले जाइए किसी भी हाईवे पे, सड़क के किनारे जाने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है वो अभी ट्रक में गए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी इस तरह की जाने कितनी यात्राएं कर चुके हैं और हर बार वे अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। राहुल गांधी ने अभी 4000 किलोमीटर की पैदल भारत यात्रा करी, जिसमें आप कई जगह शामिल रहे। राहुल गांधी अभी ट्रक में वहां चले गए, बस में गए थे, अभी कर्नाटक में, ट्रेन में बंबई में गए थे, लोकल ट्रेन में। ऐसे 50 उदाहरण हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि राहुल जो है वो भारत के आम आदमी की तरह सहज है, सीधे हैं। वो एक सफेद टी शर्ट पहन के वो हर जगह चले जाते हैं। और ये बात कोई भी नेता कर सकता है, मगर उसके लिए उसे जनता के साथ जुड़ना होगा। उसकी जो क्लास सिंपैथी है, उसको अपना वर्ग चुनना होगा। वो वर्ग क्या है? वो वर्ग वही है जो गरीब है, कमजोर है, जो आदमी मेहनत कश है, और राहुल वही काम कर रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की राजनीति क्या कहती है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। समय हालांकि आज हम लोग थोड़ा ऑस्ट्रेलिया भी चले गए थे और नीरज नंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनकी बात भी यहाँ जरूरत इसलिए भी थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस हार के गम को भुलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और इधर जले पे नमक छिड़क रहे हैं राहुल गांधी, ट्रक पे सवारी कर रहे हैं।
क्या राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा की तस्वीरें सुनने में यह आता है कि बीजेपी कार्यालय में जब जब राहुल गांधी की पदयात्रा की तस्वीरें लोग देखते हैं तो वो परेशान हो उठते हैं। क्या ये परेशानियों पे और परेशानी डालने की कोशिश है राहुल गांधी की? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एक बार अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अमलेंदु जी, किस रूप में देखा जाए, क्या ये हार के गम को टालना एक उधर जिसमें बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी की सियासत क्या कहलाती है आपके नजर में? देखिए राजीव जी, एक तो प्रधानमंत्री गम दूर करने के लिए मुझे लगता है नहीं गए होंगे। गम तो आप वाले उनके गले, उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कब उनके गले लग जाएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे। तो अब गले उनके गम आके पड़ गए हैं तो बेचारे करें तो करें क्या आखिर। तो ये तो संकट वाली स्थिति है ना, तो इसलिए अब उन्हें ज्यादा तो था ही। अब उधर जो थी वो क्वाइट की मीटिंग होनी थी और वो नीरज जी बता गए कि वो क्वाइट की मीटिंग स्थगित हो गई। तो अब कुछ ना कुछ तो ढोल तमाशा करना ही था, तो वो जाके किया गया है। लेकिन राजीव जी, प्रधानमंत्री जो इस कृतज्ञ राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, तो वो इस कृतज्ञ राष्ट्र की कृतज्ञता जो है वो अर्पित करने से भूलते नहीं है। और इसलिए जाकर के देखिए हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, मूर्ति का अनावरण करते हैं और ये बार बार याद दिलाते हैं सारी दुनिया को कि महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और पंडित नेहरू ने इस देश के लिए जो है एक बड़ा स्वस्थ और सुदृढ़ लोकतंत्र दिया। तो ये विदेश में जाकर के वो बताते हैं। अब यहाँ उनकी मजबूरी है कि यहाँ उनको आकर के सावरकर याद करने पड़ते हैं। हालांकि बहुत से लोग जो है वो कह रहे हैं, पता नहीं सही है या गलत है, कि 28 मई जो है उसको सावरकर से जोड़ा जा रहा है कि वो जयंती थी, तो वो ओसामा बिन लादेन की बताई जाती है। अब पता नहीं है कि नहीं है, अब ये सब सोशल मीडिया के किस्से है और उन सबसे ले देना नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है राजीव जी, वो ये है कि आप दो राष्ट्रपतियों का अपमान करते हैं और जब आप जो है संसद भवन का करते हैं शिलान्यास, तब भी राष्ट्रपति नहीं बुलाए जाते हैं और जब आप करेंगे अनावरण उसका उद्घाटन करेंगे तब भी राष्ट्रपति नहीं आएंगी। तो ये दलितों और आदिवासियों के साथ ये जो है अपमान का भाव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि संस्कारों में है, वो बार बार निकल करके आ जाता है। अब बात है राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो कर रहे हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि 8 पहियों की गाड़ी पे चढ़ के राहुल गांधी ने 8 करोड़ की गाड़ी का जो है वो कचूमर निकाल दिया एक तरीके से। अब वो तो बैठ दिए केबिन में जाकर के। अब मुझे पता नहीं कि हम में से कितने लोगों ने उस केबिन की सवारी की या नहीं की, लेकिन मैंने बहुत की है स्टूडेंट लाइफ में, बहुत उन केबिनों में बैठा हूं। तो उसका बड़ा दिव्य अनुभव होता है राजीव जी और बड़ा उसका आनंद भी आता है और बड़ा डर भी लगता है उसमें बैठ करके। तो लेकिन राहुल गांधी ये एडवेंचर जो है वो करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो देखिए जिस पोजीशन में बैठे हैं, मतलब जिस पोजीशन में ट्रक का हेल्पर बैठता है, बिल्कुल ठीक उसी पोजीशन से राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यानी कि वो एक आम आदमी के साथ अपना तादाद में जो है वो स्थापित कर रहे हो। जिस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे थे, बराबर से गाड़ी निकलती जाती है तो गाड़ी को जो सचिन ड्राइव कर रहे हैं वो हाथ लाते हैं, तो राहुल गांधी भी अंदर से हाथ लाके उसका अभिवादन करते हैं। ये नहीं है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो बंगलुरु की सड़कों पर दौड़ पड़े एकदम से, ऐसा नहीं है। तो जो तादाद में राहुल गांधी स्थापित कर रहे हैं आम जनता के साथ में, वो बहुत काबिले तारीफ है, वो काबिले गौर है। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति जो पिछले 25-30 सालों में जो बहुत तेजी के साथ बदली है और इसके ऊपर जिस तरीके से आर्थिक उदारीकरण का जो प्रभाव पड़ा, उसको राहुल गांधी जो है वो जो असली राजनीति भारत की हुआ करती थी उसकी तरफ वापस लेकर के जा रहे हैं कि अगर आपको राजनीति करनी है इस देश के अंदर तो आपको आम जनता के बीच रहना होगा, जनता की बात सुननी होगी, समझनी होगी। आपको जनता के मन की बातें समझनी होगी, अपनी मनमौजी बातें वो नहीं करनी होगी। आज जो कांग्रेस ने ट्वीट किया जब राहुल गांधी के इस वीडियो को, तो उसके साथ में यही कहा कि कटजायवास के मन की बात जो उन्होंने सुनी, तो यानी जो लोगों के मन की बात है, आम जनता के मन की बात है, वो इस देश के राजनेताओं को सुननी होगी। क्योंकि जो नीतियां बनती है, सरकार जो नीतियां बनाती है वो आमजन के लिए बनती है। जगह आपको समस्याओं का आभास ही नहीं होगा कि आम आदमी किन समस्याओं को रोज अपनी जिंदगी में उसको झेलता है, तो आपकी वो नीतियां किसके लिए होंगी? क्योंकि आप तो बैठे हुए सूट बूट के लोगों के बीच में, आप जो है जिन लोग जो बैठे हुए हैं, कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है, कोई खरबपति, आप उनके बीच में, तो उनकी समस्याएं दूसरे तरीके की है। उनकी समस्या है कि किस तरीके से टैक्स की चोरी करनी है, किस तरीके से टैक्स बचाया जाना है, किस तरीके से जो है गरीबों का शोषण किया जाना है। तो आप देखिए यही जो मूलभूत अंतर जो कांग्रेस की नीतियों में
और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों जो सरकारों में है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये सरकार आती है तो श्रम सुधारों के नाम पे सबसे पहले जो है काम के घंटे बढ़ाए जाते हैं, हड़तालों पे प्रतिबंध लगाया जाता है मजदूरों की। तो ये जो है मूल अंतर जो है वो ये मूल अंतर आता है कि जो लोग दशहरे के दिन जाकर के देशी घी की खिचड़ी खाते हैं और गुरु दक्षिणा लेते हैं सेठों पूंजीपतियों से, तो वो काम किसके लिए करेंगे? वो काम उन्हीं के लिए करेंगे जिनसे गुरु दक्षिणा ले रहे हैं। और जो आदमी सड़कों पे होगा, जो जनता के बीच होगा, जो जनता ये बात को समझेगा, वो जब नीतियां बनाएगा तो वो मान जाएगा ये नीतियां बनेगी राजनीति। जी बिल्कुल। तो ये जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी इसी राजनीति को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं मुझको लगता है। और ये चुनाव में इसका फायदा मिले ना मिले, क्या कितना मिले वो अलग का मसला है। लेकिन जो जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, मैंने उसमें भी एक बात कही थी कि हर सड़क की एक मंजिल होती है राजनीति, और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लगातार सड़कों पे हैं। तो इन सड़कों की एक मंजिल जरूर है। अब वो मंजिल कहां पहुंचेगी ये देखना है। वो मंजिल क्या है, राहुल गांधी लगता है उस मंजिल को तय कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार हवाई यात्राओं में है, तो हवाई यात्राओं की मंजिलें नहीं हुआ करती हैं, उनके जो है वो एयरबेस हुआ करते हैं। ये जी बिल्कुल, ये 2024 शायद मंजिल है। समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या एक नए वोटर वर्ग को तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी? ये माना जाए राहुल गांधी की अभी तक और खासकर भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अब तक की जो भी उनकी राजनीति रही है, काम करने का जो तरीका रहा है, क्या एक नए वोटर वर्ग को तैयार कर रहे हैं जो छिटका हुआ बिदका हुआ मान लें, और खासकर उस वर्ग में, और उसका एक छोटा सा नमूना जो है वो कर्नाटक में देखने को मिला भी है, ये माना जाए? और अगर ऐसा है तो फिर सियासत की एक नई तस्वीर हिंदुस्तान में देखने को मिलने वाली है 2024 में। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और राहुल जी के जो व्यक्तित्व और उनका प्रेजेंटेशन है उसमें अंतर समझिए। राहुल गांधी जब बस के अंदर बच्चियों से मिलते हैं तो हमारा ध्यान जो है बच्चियों की हंसी पे जाता है, बच्चियों की खुशी पर जाता है। जब वो जोमेटो और स्विगी वालों के साथ बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो अच्छे जीवन का यापन कर रहा था, संघर्ष कर रहा है, उसकी तरफ जाता है। राहुल गांधी केवल उनके साथ बैठ के उनकी खुशी को दिखाते हैं, अपने को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। मोदी जी के साथ समस्या यह है कि जब आप मोदी जी को देखते हैं तो आपको अगल बगल कुछ नहीं दिखता, आपको ईश्वर भी नहीं दिखते। मैं राजीव जी केवल एक बात कहना चाहता हूं, मेरे साथ होता है, बाकी लोगों के साथ भी होता होगा शायद। केदारनाथ, बद्रीनाथ जब मैं जाता हूं, किसी भी सिद्धपीठ में जाता हूं, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब मुझे खुद नहीं समझ में आता क्यों गिरते हैं। जब मैं महसूस करता हूं कि यार देखो, परमेश्वर तुम हो नहीं हो, पत्थर हो क्या नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दरबार में सब भिखारी हैं। कितना पढ़ा लिखा है, गरीब है, अमीर है, खाना मिला है नहीं मिला है, बड़ी गाड़ी में आया है, छोटी गाड़ी में आया है। लेकिन मोदी जी के साथ मुश्किल यह है कि जब आप मोदी जी को परमेश्वर के साथ भी देखते हैं तो आपको लगता है परमेश्वर तो पीछे हो गए, मोदी जी आगे हो गए। यह है प्रोजेक्शन, यह है व्यक्तित्व। राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को पीछे रखते हैं और जिनके साथ खड़े होते हैं, आज ट्रक ड्राइवर के व्यक्तित्व को उभार रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर उनके साथ 10-12 बैठे हुए हैं, जिनके साथ बैठे हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मोदी जी अपने को प्रोजेक्ट करते हैं और बाकी सबको बैकड्रॉप में डाल देते हैं। जी जी, मोदी जी अगले सीट पे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए कि राहुल गांधी की जो ये राजनीति है, इस राजनीति में ये जो सफर है या राजनीतिक सफर कह लें, इस सफर में, और जो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि ये जिस सफर पे निकले हैं, जिस राह पे निकले हैं, मंजिल तक तो पहुंचना ही है, लेकिन मंजिल से पहले जो कुछ चुनाव हैं, जिसमें कर्नाटक का चुनाव हो गया और बाकी भी चुनाव हैं, इन चुनावों के लिहाज से राहुल गांधी का जो ये पूरा का पूरा जो एक तरीका है राजनीति का, ये क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब को प्रभावित करेगा? क्या ये कनेक्शन जो है, चाहे अगर इस ट्रक की सवारी को ही देख लें, पंजाब या चंडीगढ़ से अंबाला का सफ़र और वहाँ से फिर शिमला जाना, क्या ये कनेक्ट करता है राजस्थान को? क्या ये कनेक्ट करता है छत्तीसगढ़ को? क्या ये कनेक्ट करता है तेलंगाना और मध्य प्रदेश को?
राजीव जी, ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये दिल्ली से चंडीगढ़ या अंबाला या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनसे आगे की बात है और ये भारत के भविष्य की बात है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, और दूसरे नेताओं को भी ये सोचना चाहिए, करना चाहिए। एक व्यवस्था चली भारत में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से, और वो व्यवस्था ये चली कि जो सैकड़ों साल से एक वर्चस्ववादी समाज जो तमाम इदारों पे, इंस्टीट्यूशंस पे, सब जगह बैठा हुआ है, उसका गठजोड़ हुआ। जब उसको चुनौती मिली, जब नया मिडिल क्लास आया और उसको चुनौती मिली, तो उसने पहला काम किया कि दोस्ती की कॉर्पोरेट से। अब जो आपके सामने जो मॉडल है वो कॉर्पोरेट और वर्चस्ववाद का मॉडल है, सामाजिक वर्चस्ववाद और कॉर्पोरेट का मॉडल है। ये गठबंधन है। इसने ये तय किया कि जिसको हम प्रचारित करेंगे वो नेता बनेगा। माध्यम हमारे पास है, टीवी चैनल हमारे हैं, अखबार हमारे हैं, सोशल मीडिया हमारा है। हम जिसको तय करेंगे वो नेता बनेगा। जिन मुद्दों पे हम तय करेंगे कि देश की राजनीति हो, वो मुद्दों पे राजनीति होगी। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान पे राजनीति हो रही है, कोई 3 तलाक पे राजनीति हो रही है। क्या करते हैं ये टीवी चैनल? ये टीवी चैनल कोई सांप्रदायिक नहीं हो गए हैं, ये उसी गठजोड़ का एक नमूना है जो सामाजिक वर्चस्ववाद और पूंजीपति का है। यह अंबानी अडानी लोगों का। राहुल गांधी उस वर्चस्व को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ये तय कर रहे हैं कि तुम्हारे मीडिया से या तुम्हारे ये सिस्टम से मैं बाहर का आदमी हूं, और वो डायरेक्ट जाके कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया की मोनोपोली है वर्चस्ववाद के साथ, कि हम जो मुद्दे दिखाएंगे वही चर्चा में होगा, उसी की चर्चा देश करेगा। जिसको हम नेता बनाएंगे वो नेता बनेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसको तोड़ रहे ट्रक में बैठकर। राजीव जी, ट्रक में बैठकर के जिस चीज को राहुल गांधी तोड़ रहे हैं, क्या उससे कुछ जोड़ भी रहे हैं? आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, ये जुड़ाव कैसा है? क्या इस जुड़ाव में कर्नाटक का जो रिजल्ट है वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो दिखाई देता है? अगर वो दिखाई देता है, पॉजिटिव वे में दिखाई देता है, तो फिर तो बाकी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वाली घड़ी आने वाली है, ये माना जाए। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की सियासत को जब से कम मैं देख रहा हूं, वो लगातार जोड़ने की ही पॉलिटिक्स करते रहे हैं और एक बेहद विनम्र, बहुत ईमानदार और बहुत सज्जन नेता के तौर पर उनकी छवि हम लोगों की आंखों में है। वो जब चुनाव जीतते हैं तो कभी अहंकार नहीं दिखाते। 3 राज्यों के चुनाव उनके अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में, जब वो चुनाव हारते हैं तो उसी विनम्रता के साथ वो आकर के स्वीकार करते हैं। इसके अलावा जो लगातार उन्होंने कुछ पंच मार्क दिए, जैसे उन्होंने, मुझे लगता है कि आज के 3-4 साल पहले जब वो कहते थे कि इस देश में भारत और इंडिया 2 समाज हो गए हैं, तो ये जो भारत है जिसको पीछे छोड़ा जा रहा है, असमानता की बहुत गहरी खाई होती जा रही है। पर कैपिटा इनकम भले ही बढ़ गई हो, लेकिन आप देखिए कि असमानता कितनी हो गई। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है और उसका प्रचार कर रही है। इसके अलावा बेरोजगारी का जो आलम है, भूखमरी की हालत हो गई है इस देश में। किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहा है और अब तो व्यवसायी भी आत्महत्या कर रहा है। जीएसटी के कारण कानपुर में, जो मेरे बगल में है, उसमें से 2 दर्जन से ज्यादा बड़े व्यापारियों ने आत्महत्या की। ऐसे वक्त में राहुल गांधी लगातार लोगों के साथ खड़े होते हैं। वो जीएसटी के समय चेताते हैं, गब्बर सिंह टैक्स उसको कहते हैं। नोटबंदी के समय राहुल गांधी ने
चेतावनी दी कि ये क्या हो रहा है। उसके अवज में मोदी जी ने अपनी 70 साल से अधिक की बुजुर्ग मां को लाइन में लगा दिया उसको काउंटर करने के लिए। और अब क्या हुआ कि आपको वो 2000 का नोट भी वापस लेना पड़ा जो सो कॉल्ड चिप वाला था, जिसको ढूंढने में आसानी हो सकती थी कि कौन घोटाला कर रहा है वगैरह वगैरह, जिससे आतंकवाद खत्म हो सकता था, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। लेकिन पुलवामा हुआ इसी देश में और आज तक कोई जांच नहीं। राहुल गांधी उन सवालों को लगातार उठाए और इन सवालों को अगर आप बहुत व्यापक तौर पर देखें तो यही असली सामाजिक न्याय की राजनीति है, जिसको मैं समझता हूं जो बहुत जमीनी सामाजिक न्याय की राजनीति, जिसमें केवल वे नारे नहीं हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि राहुल गांधी केवल जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी उससे आगे बढ़ करके उन मसलों की बात कर रहे हैं कि आरक्षण आपको एक तो 50% की जो सीलिंग है वो हटाना होगा और 75% की कर्नाटक में बात हुई थी। तो जो दलित और आदिवासियों की जो जनसंख्या बढ़ी है उस एवज में आपको आरक्षण करना होगा। जुडिशरी में उनका प्रतिनिधित्व चाहिए, निजी सेवाओं में उनको भागीदारी चाहिए। ये जो सवाल है बुनियादी, वो दलितों से जुड़ते हैं, पिछड़ों से जुड़ते हैं, आदिवासियों से जुड़ते हैं, महिलाओं से जुड़ते हैं, किसानों और मजदूरों के साथ गरीब लोगों से जुड़ते हैं। ये ट्रक ड्राइवर कौन है? राजीव जी, मैं तो उस बुंदेलखंड के बहुत पिछड़े इलाके से हूं जहां मैंने सालों ट्रक में बैठ करके यात्रा की है, क्योंकि 10 रुपए में हम उस दूरी को पार कर लेते थे जो बस में हमको 50 रुपया लगता था। वो ट्रक ड्राइवर जो उसी पर जिंदगी उनकी चली जाती है, लेकिन अपने बच्चों को सपना दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ट्रक ड्राइवर ना होना पड़े। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि उनका रोजगार भी जा रहा है, डूब रहा है, उनको आमदनी कितनी हो रही है। और दूसरी तरफ उन धन्ना सेठों को बढ़ाया जा रहा है, अंबानी और अडानी को। राहुल गांधी ने इसको भी कहा था कि ये केवल हम दो और हमारे दो की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है, इसको गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो राहुल गांधी, इसलिए मैंने कहा कि जननायक के तौर पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा इस समय का, तो लोग और आने वाली पीढ़ी बड़ी जिज्ञासा के साथ राहुल गांधी की इन किस्से कहानियों को, इन तस्वीरों को, इन वीडियो को वहां से निकाल करके देखेंगे कि एक ऐसा राजनेता जिसकी यह विरासत, जवाहरलाल नेहरू की विरासत, जिन्होंने अपने पूरे देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और वो भी उस वक्त जब फासिस्ट सत्ता एक तरह से काम कर रही थी, वो कभी ट्रक में, कभी बस में, तो कभी किसानों के लिए धक्का खाते, कभी एक दलित लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के बाद पुलिस से धक्का खाते हुए वो व्यक्ति सड़क पर चल रहा था। उसके पांव लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन वो लोगों के लिए खड़ा था। यही राहुल गांधी जननायक के तौर पर उभर रहे हैं। और यही किस्से कहानियां मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो इस देश की तकदीर और तस्वीर को भी बदलने वाली साबित होगी। जी, तकदीर और तस्वीर जो है दोनों को बदलने वाली साबित होने वाली है राहुल गांधी की राजनीति। राहुल गांधी की राजनीति और उसमें भी जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्लोजिंग कमेंट शकील अख्तर जी आपके जरिए समझना चाहूंगा, राहुल गांधी की जो नई सियासत है ये क्या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है 2024 तक? और इसमें जो विपक्षी एकता की गांठ जोड़ने की कोशिश हो रही है वो कहां तक और परेशान करने जा रही है सत्तारूढ़ दल को, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने कि ये परेशान करने वाली है, मगर हम इसमें यही कहेंगे कि 2024 तो अभी दूर है, वो अभी से परेशान करने लगी। अभी जो है महाराज साहब शिवपुरी में हाथ जोड़कर जनता से माफी मांग रहे हैं। महाराज साहब मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो मंच के ऊपर हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रहे और जो देखने वाले थे उन्होंने ये बताया कि ऐसा लग रहा था कि वो अब रोने वाले हैं, कह रहे थे मुझे माफ कर दीजिए। उनके पूर्वजों ने ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा राज किया, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो चाहे बीजेपी में रहे हो। जिसको वो चाहते थे वो जीतता था, जिसको वो नहीं चाहते थे वो नहीं जीतता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, ये राहुल गांधी की सियासत है कि महाराज साहब को महाराज साहब ही कहा जाता है, उनको ग्वालियर चंबल के इलाके में हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ रही।
क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। राहुल आमतौर पर किसी की भी ऐसा नहीं कहते, इससे पहले किसी के लिए कहा भी नहीं, और उन्होंने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा क्योंकि वो पैसा लेकर वहां गए, इसलिए उनके वापस आने का कोई चांस यहां पे नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कभी नहीं कहते वो, कि मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस जीत रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये उनके मध्य प्रदेश दौरे से ही आया है, जब वो यात्रा में वहां गए थे। और उसके बाद आप देखिए कि स्थिति इतनी बदल गई है कि बीजेपी के लोग वहां पे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, महाराष्ट्र साहब माफी मांग रहे हैं, और 2024 तो दूर है, 2023 में ही मध्य प्रदेश का चुनाव होना है। वहां से अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग रहा है कि अगर वो हार गए, उनके लोग हार गए, तो उनकी राजनीति वहां खत्म हो जाएगी। दूसरी बात आपने कही विपक्षी एकता की, तो विपक्षी एकता की तस्वीर भी अब बहुत हद तक साफ हो गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी सारे विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस से मिलने के लिए, खड़गे जी से मिलने के लिए, राहुल से मिलने के लिए दूसरी बार यहां आ गए, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि हर दल ये समझ रहा है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो 2024 बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर हैट्रिक हो गई मोदी जी की, तीसरी बार आ गए, तो फिर जितने भी क्षेत्रीय दल है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस तो बड़ा दल है, किस तरह बच जाएगी, सरवाइव कर लेगी, लड़ लेगी, और उसके पास एक जो सबसे बड़ी ताकत है वो है राहुल गांधी जैसा हिम्मती नेता जो डरता ही नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस तो राहुल गांधी के भरोसे, राहुल गांधी के दम पे लड़ती रहेगी, लेकिन बाकी दलों के लिए संभव नहीं है। इसलिए आज विपक्षी एकता जो है एक तस्वीर लेती दिख रही है। हालांकि इसमें छोटी मोटी कई अड़चने आ रही हैं। कांग्रेस में कई लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा इस बात का विरोध करने लगे हैं कि केजरीवाल ने क्या किया, लेकिन वो सारे अलग मुद्दे हैं, इनको बैठ के कांग्रेस को ही सुलझाना पड़ेगा, और केजरीवाल को भी इस मामले में आगे आके अपनी उन सारी बातों के बारे में कहना पड़ेगा जो वो कह चुके हैं पहले। लेकिन हमें लगता है कि वो सारी चीजें सुलझा ली जाएंगी, क्योंकि देखिए राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। शिवसेना के साथ कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। शिवसेना जो है उसने तो क्या क्या नहीं कहा था। शरद पवार उन्होंने 1998 में छोड़ के जाने से पहले 1999 में शायद वो गए थे छोड़ के सोनिया गांधी के शुरू, लेकिन उससे पहले उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो कहा था वो कभी पूरा सामने आ नहीं पाया। बहुत ही निम्न स्तरीय बातें उन्होंने कही थी। तो ये सब राजनीति है, इसमें सब होता था। गुलाम नबी आजाद अली गए, वो क्या क्या बोल के गए थे, और G23 के उनके जो बाकी साथी थे वो राहुल के विरोधी आज भी कांग्रेस में हैं, और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। भाई मोदी को देखिए, क्या मोदी जी ने कश्मीर के अंदर मुगा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, और जो उनके कहते थे नेचुरल पार्टनर है शिवसेना और अकाली दल, उनको छोड़ दिया। तो राजनीति में ये सब नहीं होता है कि कौन, राजनीति में ये देखा जाता है कि हम जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आज जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको साथ लेके चले, और बाकी जो है कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि उसने ये कह दिया था या उसने ये कह दिया था। तो विपक्षी एकता आज की जरूरत है, इसको कांग्रेस भी समझेगी, हमें लगता है नीतीश कुमार अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग भी समझेंगे, और जो गलतियां हुई हैं केजरीवाल से तो केजरीवाल भी उनको समझेंगे। बहुत ही सख्त शब्द उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में इस्तेमाल किए थे, वो उनको उसके लिए अपनी जिस भी तरह होगी वो कांग्रेस से मिलकर ही वो करेंगे। इसको सार्वजनिक रूप से हम बोलना नहीं चाहते, न बोलने से कोई फायदा है। उस स्थिति को वो सामान्य करने के लिए दोनों तरफ से कोशिश होगी, तो हमें लगता है जल्दी हो जाएगी। जी राजीव जी। जी बहुत जल्दी होगी। विपक्षी एकता की तस्वीर जो है वो सामने होगी। और कल ही कह रहे थे जब नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई थी कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी की, तो बात उसके बाद कही गई कि 1-2 दिन में बता दिया जाएगा कि अगली मीटिंग कहाँ होगी, मतलब तमाम विपक्षी दल एकजुट कहाँ होंगे, किस तारीख को होंगे। लेकिन इस बीच एक जो तारीख अपने सामने है वो है 28 तारीख, जिस दिन राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और 28 तारीख को ही यहाँ जो सेंट्रल विस्टा है उसमें जो संसद भवन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कम से कम संसद भवन का उद्घाटन, शिलान्यास नहीं तो उद्घाटन तो करवा लेते माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के हाथों से, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसको लेकर के भी काफ़ी लोगों में रोष है, गुस्सा है, और
खासकर विपक्षी दल जो हैं हैरान हैं, परेशान हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। और इस बीच इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग में जाने वाले थे, और जब वह किसी ऑफिशियल मीटिंग में जाते हैं तो उसके साथ साथ वहां जो इंडियन डायस्पोरा है, जो एनआरआईज वहां रहते हैं, उनके बीच वो जाने की कोशिश करते हैं। उनके जरिए कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं और उसमें भी वो जाते हैं ताकि वहां मोदी मोदी के नारे लगे, थोड़ा सा उसको हिंदुस्तान में टेलीकास्ट किया जाए ढंग से। तो ये सारी चीजें होती रहीं, लेकिन क्वाड की मीटिंग अचानक कैंसिल हो जाती है और वो मीटिंग प्राइमरी लेवल पे आ जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, जिसकी तस्वीर के बारे में हमारे साथी शुरुआत में वहीं मेलबोर्न से जुड़े हुए थे नीरज नंदा जी, वो आपको बता ही रहे थे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर ऑस्ट्रेलिया में, और इधर राहुल गांधी अपनी राजनीति से दूर अगर कहें तो जनता के बीच मिलते हुए, जनता से मिलना, आप भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, और एक दूसरे के दुख तकलीफ को अगर समझते हैं तो ये इसको सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। और सियासत से अगर दूर रखते हैं तो राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो इस देश के लिए आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कुछ महिलाएं आती हैं, कहती हैं कि हमारे साथ ये परेशानी है। जो तस्वीर आप देखते हैं राहुल गांधी की बस में बैठे हुए, बगल में एक महिला एक तस्वीर दिखाती है शायद अपने बेटे की, और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये अगर दुख दर्द आप बांटते हैं एक दूसरे का, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जननेता वही होता है जिसके बारे में प्रोफेसर रविकांत जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे। तो जननायक, जननेता बनने के तरफ राहुल गांधी जिनको 2024 में और उससे पहले तक बहुत कुछ करना है। इस देश के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं और खासकर 24 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 24 की बात हम आगे भी करेंगे। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपको, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपको, प्रोफेसर रविकांत जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको, अमलेंदु उपाध्याय जी आपको, साथ में 2 और साथी जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, और उधर मेलबोर्न से हमारे साथी नीरज नंदा जी। आप सब बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ